कक्षा 6 के बच्चों का आज की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आप इस वीडियो के माध्यम से सीख पाएंगे चतुर्भुज किसे कहते हैं और चतुर्भुज के कौन कौन से भाग होते हैं और उन भागों के विशेष नाम क्या होते हैं। जैसा कि शब्द है चतुर्भुज, जो कि बहुभुज के अंतिम 2 अक्षर इसमें भी हैं, बहुभुज, चतुर्भुज। तो शुरू के 3 अक्षर चतुर यानी 4 को इंगित कर रहे हैं। बहुभुज में बहुत सी रेखाखंड मिलकर बंद आकृति बनाते थे और चतुर्भुज में 4 रेखाखंड, केवल 4 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई बंद आकृति होगी। जैसा कि स्पष्ट है चतुर्भुज, तो हमने 4 रेखाखंड खींचे और इनसे एक बंद आकृति बना दी, तो इस आकृति का नाम हो गया चतुर्भुज। देखो ये बंद है, तो इस आकृति का नाम क्या हो गया? चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में कितने सिर हैं? 1, इसका नाम मैंने ए रख दिया। इस बिंदु का नाम बी 2, इसका नाम सी 3, इसका नाम डी 4। तो 4 शीर्ष हैं और 4 भुजाएं ए बी सी सी डी और डी ए रेखाखंडों से मिलकर यह आकृति बनी हुई है। तो इन रेखाखंडों को इस चतुर्भुज की भुजाएं कहते हैं। तो चतुर्भुज के भाग, मतलब चतुर्भुज में कितने भाग होते हैं? चतुर्भुज के अंदर देखिए कोण बन रहे हैं 1 2 3 4। 4 भाग तो ये हो गए और 4 ये भुजाएं हो गई। तो चतुर्भुज के 8 भाग तो ये हो गए। और इसके बाद अगर मैं ए को सी से मिला देता हूँ तो इसे कहते हैं विकर्ण, और ऐसे ही बी से डी को मिला देता हूँ तो इसे भी कहते हैं विकर्ण। तो 2 विकर्ण भी हमें चतुर्भुज के लिए प्राप्त हो रहे हैं। तो चतुर्भुज के हो गए 4 4 8 2 10 भाग। अब समझना यह है कि कौन से शीर्ष आसन्न शीर्ष कहलाएंगे और कौन से शीर्ष सम्मुख शीर्ष कहलाएंगे। उनके आधार पर फिर कौन से कोण आसन्न कोण होंगे और कौन से कोण सम्मुख कोण होंगे। तो मैंने आपको बताया कि चतुर्भुज में कितनी भुजाएं? 4। तो आप उसको लिखेंगे ए बी एक भुजा है, ए बी देखो रेखाखंड के रूप में, बी सी रेखाखंड भी भुजा है, सी डी रेखाखंड भी इस चतुर्भुज की भुजा है और डी ए रेखाखंड भी इस चतुर्भुज की भुजा है। तो कोण है, एक है कोण ए, एक है कोण बी, एक है कोण सी और एक है कोण डी। ये तो क्या हो गए? चतुर्भुज की भुजाएं हो गई। 4 हो गई भुजाएं और ये हो गए कोण, और 2 हो गए विकर्ण। एक हो गया रेखाखंड ए सी और एक रेखाखंड बी डी। इसको अभी थोड़ी देर बाद हम ज्वाइन करके भी आपको दिखाएंगे, मिलाएंगे ए और सी को, बी और डी को। अब ये 4 जो कोण हैं, इनमें कौन से कोण आसन्न हैं, कौन से सम्मुख हैं, ये हमें समझना है। और ऐसी कौन सी भुजाएं आसन्न भुजाएं हैं और कौन सी भुजाएं सम्मुख भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज के किसी भी भुजा के जो सिरे होते हैं, माना इस भुजा की बात करें तो ये सिरे जो हैं ये एक दूसरे के आसन्न हैं। ऐसे ही ए डी भुजा की बात करें तो ए और डी एक दूसरे के आसन्न हैं। तो ए के लिए आसन्न शीर्ष हो गया बी और ए के लिए आसन्न शीर्ष हो गया डी। तो इसी प्रकार ए का कोण ए का आसन्न कोण हो गया कोण बी और कोण ए का आसन्न कोण कोण डी भी हुआ। तो बहुत सारे जोड़े अब आपको मिलेंगे, जैसे बी का आसन्न कोण सी हुआ, बी का आसन्न कोण ए बी हुआ, सी का आसन्न कोण डी हुआ, डी का आसन्न कोण ए हुआ, सी का आसन्न कोण बी भी हुआ। तो आसन्न कोण का मतलब चतुर्भुज की किसी भुजा के सिरे पर बने हुए कोण। कोई भी भुजा आप ले लीजिए, उस सिरे पर 2 कोण होंगे, उन दोनों को हम एक दूसरे का आसन्न कहेंगे। ए बी भुजा ले लीजिए, इन दोनों का आसन्न कोण कहेंगे। बी सी भुजा ले लीजिए, इन दोनों का आसन्न कोण कहेंगे। अब सम्मुख कोण कौन हुए? तो क्लियर हुआ आसन्न कोण। तो आसन्न कोणों के अगर हम जोड़े लिखना चाहें तो कौन कौन से कोण आसन्न कोण आ जाएंगे? कोण ए के लिए कौन सा कोण हो गया आसन्न? कोण ए के लिए हुआ कोण बी, और कोण ए के लिए कोण डी भी हुआ। इसी प्रकार माना कोण बी के लिए लिखना चाह रहे हैं तो कोण बी के लिए कोण ए आसन्न कोण हुआ और कोण बी के लिए कोण सी भी हुआ। यह युग्म 2 बार आ गया है, तो इसको अगर प्रश्न में पूछा जाएगा कि युग्म लिखिए तो हम इस प्रकार के युग्म को एक ही बार लिखेंगे। अब आसन्न कोणों के बाद
बात करते हैं सम्मुख कोण की। किसी भी शीर्ष के सामने कौन सा शीर्ष है उसके आसन्न शीर्ष को छोड़ते हुए, जैसे ए का आसन्न मैंने बी छोड़ा उसके बाद सी, ए का आसन्न डी छोड़ा उसके बाद सी, तो ये जो शीर्ष हैं ये सम्मुख शीर्ष हुए। आसन्न शीर्ष छोड़ने के बाद माना आपको बी का सम्मुख शीर्ष चाहिए तो बी का आसन्न ए छोड़ दो डी, या फिर बी का आसन्न सी छोड़ दो फिर भी डी। तो आसन्न शीर्ष छोड़ने के बाद जो आपको शीर्ष मिल रहा है उसे हम सम्मुख शीर्ष कहेंगे, और वहाँ पर जो कोण बनेगा उसको हम कहेंगे एक दूसरे का सम्मुख कोण। अब तो सम्मुख कोण कौन से हो गए? सम्मुख कोण के जोड़े हो गए। ए का सम्मुख कोण हो गया सी और बी का सम्मुख कोण हो गया डी, कोण डी। अब देखो कोण को संकेत रूप में आप सीख चुके हैं कैसे हम लिखेंगे, एक एक कोण बनाया इसलिए एक एक अक्षर से हम संकेत दे रहे हैं। इसी प्रकार आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं कौन सी हुई? अब आसन्न भुजाएं ऐसी भुजाएं होंगी जिनमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ होगा, दोनों में होगा। जैसे ए बी भुजा है और ए डी भुजा है तो देखो ए शीर्ष से शुरू हो रही है दोनों भुजाएं। बी ए भुजा है, बी सी भुजा है तो बी शीर्ष से। तो आसन्न भुजाएं किन भुजाओं को कहेंगे? जिनमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ होगा। तो आसन्न भुजाओं के आप जोड़े अगर लिखना चाहें तो ए बी भुजा की आसन्न कौन है? बी सी। अगर हम सी डी के लिए आसन्न लिखना चाहें तो सी डी के लिए लिख सकते हैं या तो सी बी या डी ए, क्योंकि सी डी में अगर आप डी को उभयनिष्ठ मानते हो तो सी डी और ए डी के बीच में डी उभयनिष्ठ है तो ये दोनों भुजाएं भी आसन्न होगी। अगर सी डी के लिए इस बिंदु को देखते हो तो सी डी और सी बी ये दो भुजाएं आसन्न भुजाएं होगी। अब आसन्न भुजाओं के बाद सम्मुख भुजाएं। अब इसमें भी बिल्कुल उसी तरह किसी भी भुजा के लिए उसकी आसन्न भुजा छोड़ के अगली भुजा में आप चले जाइए क्रम से। जैसे ए बी के लिए इसकी आसन्न भुजा छोड़ दीजिए। अब ए बी की आसन्न भुजा कौन कौन सी हैं? एक तो ए बी के लिए ए है ए डी और एक ये है, क्योंकि अगर ए बी के बिंदु ए की बात करोगे तो ए डी भुजा आसन्न हो जा रही है, अगर बी की बात करोगे तो बी सी भी आसन्न हो जा रही है। तो ए डी के सामने की भुजा कौन बची फिर? तो ए बी की सम्मुख भुजा सी डी हो गई और बी सी की सम्मुख भुजा ए डी हो गई। इसको आप आकृति में ऐसे भी ढूंढ सकते हैं कि सामने की भुजा, जैसे ए बी के सामने है और बी सी के सामने ये भुजा है। अब विकर्ण जो हैं उस सम्मुख शीर्षों को अगर हम मिला देंगे तो जो रेखाखंड हमें मिलते हैं, सम्मुख शीर्ष अब आप समझ गए हैं, तो सम्मुख शीर्ष अगर आप समझ गए हैं तो सम्मुख शीर्षों को हम चतुर्भुज में मिला देते हैं तो वो चतुर्भुज के विकर्ण हो जाते हैं। तो सम्मुख शीर्ष को मिलाने से हमें कौन कौन से रेखाखंड मिले? ए सी और बी डी। तो ए सी और बी डी रेखाखंड को इस चतुर्भुज के हम क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे। आप देखिए दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी कर रहे हैं और प्रतिच्छेदन बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में भी स्थित है। किसी भी चतुर्भुज के सापेक्ष किसी बिंदु की जो स्थिति होगी, अगर वो चतुर्भुज की इस आकृति के बाहर है तो बहिर्भाग में, अंदर है तो अभ्यंतर में, और जो आपने रेखाखंड खींचे हैं और इन रेखाखंडों पर है तो इसका मतलब वो चतुर्भुज की परिसीमा पर है, तो उसको कहेंगे कि आप वह चतुर्भुज पर स्थित बिंदु है। तो बिंदु या तो चतुर्भुज पर स्थित होगा या चतुर्भुज के बाहर होगा तो बहिर्भाग में, चतुर्भुज के अंदर होगा तो चतुर्भुज के अभ्यंतर में वो बिंदु स्थित होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जितनी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई है आपने ध्यान से वो सुनी होगी, समझी होगी। तो इसके आधार पर अब हम प्रश्नावली 4.5 के प्रश्नों को हल करेंगे।